नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। भारत एक सोच में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री और देश के जाने माने किसान नेता चौधरी चरण सिंह और देश में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया। इसी हफ्ते संसद की ओर कूच कर रहे आंदोलनकारी किसानों की भी तस्वीरें हेडलाइंस बनी। मुआवजे के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों का आंदोलन चलता रहा। भारत में किसान सबसे बड़ा वोट बैंक है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में भी कृषि क्षेत्र का बड़ा योगदान है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसान कभी एक बड़ी राजनीतिक शक्ति क्यों नहीं बन पाए? किसानों से किया वादा पूरा करने में सरकारें आनाकानी क्यों करती हैं? किसानों की आमदनी नौकरी पेशा लोगों की तरह क्यों नहीं बढ़ पाई? क्या किसान नेता सियासत को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं? ऐसे में आजादी के ठीक पहले से अब तक के सभी बड़े किसान आंदोलनों के चरित्र और चेहरे को समझना बहुत जरूरी है, जिससे समझा जा सकता है कि देश में किसानों ने कब कब आंदोलन खड़ा किया, उसका असर कितना हुआ और किसान आंदोलनों से किस तरह की राजनीतिक धारा निकली। आखिर भारत रत्न के लिए चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन की सरकार को याद क्यों आई? खेतों में किस तरह की क्रांति की जरूरत है? हमारे किसान धैर्यवान हैं या फिर आंदोलनकारी? आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम किसान रत्न परेशान क्यों है में। भारत के किसान बहुत ही धैर्यवान हैं। कदम कदम पर उनके धैर्य की परीक्षा होती रहती है। सड़कों पर आंदोलन के लिए निकलते हैं और थोड़ा सा ऊपर से भरोसा मिलते ही वापस घर की ओर लौट आते हैं। कड़ी मेहनत और लागत के बाद फसल उगाते हैं। सही कीमत नहीं मिलती तो लागत से कम में बेचने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन धैर्य जवाब नहीं देता। चुनावी मौसम में किए गए वायदे पूरे हों या न हो, अन्नदाता अपना धैर्य बनाए रखते हैं, नई उम्मीद के साथ कि हर चुनाव में वोट डालते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ किसानों के धैर्यवान होने भर से कृषि क्षेत्र में बदलाव मुमकिन है? क्या उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी? किसानों को अपने खेतों में किस तरह का आंदोलन करने की जरूरत है? मोदी सरकार ने इस साल जिन 5 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है, उसमें 2 का कनेक्शन कृषि क्षेत्र से है। दोनों ने अपने समय के हिसाब से कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव की बुलंद कहानी लिखने में अहम किरदार निभाया। तो अब समय खेतों में नई क्रांति का है। ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड युवाओं को खेती से जोड़ने का है। ऐसे में चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर MS स्वामीनाथन के प्रयासों से भारतीय किसानी में आए बदलावों को भी समझना बहुत जरूरी है। किसानों के आंदोलन की ये तस्वीरें इसी हफ्ते की हैं। दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो किसान दिल्ली में संसद भवन की ओर बढ़े, जिन्हें बॉर्डर पर रोक लिया गया। ये किसान अधिक मुआवजा, स्थानीय लोगों को रोजगार, 10% प्लॉट जैसी मांग कर रहे थे। अब देश के कई राज्यों के किसान अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली मार्च का ऐलान कर चुके हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के कुछ जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने का तगड़ा बंदोबस्त किया गया है। किसान संगठन MSP गारंटी को कानून बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी लंबे समय से चल रही है। किसान जिस स्वामीनाथन का नाम बार बार लेते रहते हैं, उन्हीं MS स्वामीनाथन को इसी हफ्ते सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। पॉलिटिकल डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में स्वामीनाथन साहब ने बड़ी अच्छी एक भूमिका निभाई। हालांकि टेक्नोलॉजी हम वॉरलॉग से लेके आए, विदेशी टेक्नोलॉजीज थी, उस समय इंडिया का इनोवेशन रिसर्च नहीं था, हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया था।
लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को मल्टीप्लाई किया और किसानों में पहुंचाया थ्रू आईसीआर सिस्टम, वो एक सराहनीय कदम था। एमएस स्वामीनाथन ने भारत के कृषि क्षेत्र में बदलाव की ऐसी बुलंद कहानी खेतों से शुरू की जिससे हमारे खाने के अनाज के लिए दूसरे देशों की ओर देखने की मजबूरी खत्म हो गई। हरित क्रांति से न सिर्फ खेती का तौर तरीका बदला बल्कि पैदावार भी कई गुना बढ़ी। किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई। भारत रत्न डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने देश के किसानों को अत्याधुनिक खेती की ओर शिफ्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई, यानी देश के किसानों को तरक्की के लिए सड़कों पर क्रांति की जगह खेतों में क्रांति का रास्ता दिखाया। हम जानते हैं कि नेशनली और इंटरनेशनली उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है। नेशनली जब हम कहते हैं तो ये तो सारा देश अब मानता है कि भारत को भूख के चक्र से निकालने में स्वामीनाथन की लीडरशिप ने एक बहुत अहम रोल अदा किया था। खेतों में लागत बढ़ी तो किसान अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग जोर शोर से करने लगे। ऐसे में करीब 20 साल पहले एमएस स्वामीनाथन की अगुवाई में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स समिति का गठन किया गया। इस समिति ने कृषि और किसानों दोनों की हालत सुधारने के लिए कई सुझाव दिए, जिसमें एमएसपी औसत उत्पादन लागत से कम 50% अधिक की सिफारिश की थी। फसल की लागत निकालने के लिए 3 फॉर्मूले सुझाए गए थे। किसान लंबे समय से पैदावार के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से एमएसपी तय करने की मांग कर रहे हैं। इस बार भी किसान अपनी मांगों के साथ दिल्ली मार्च की तैयारी कर रहे हैं। अगर किसान को आर्थिक भला करना है तो जितना वो कंज्यूमर के नजदीक जाएगा खुद उतना किसान का भला होगा। अभी वो क्या करता है, वो गांव नहीं छोड़ना चाहता, वो कहता है कंज्यूमर चल के उसके घर पे आए, तो कंज्यूमर तो आता नहीं, आड़तिया आता है, व्यापारी आता है, वो उससे सस्ते दाम पे लेता है और महंगे दाम पे कंज्यूमर को बेचता है। ये कॉमन सेंस अप्रोच हमारे किसान नेता समझना नहीं चाहते और वो कहते हैं सरकार करे। किसानों के इस बार के मिशन दिल्ली कूच का अंजाम क्या होगा, ये भविष्यवाणी करना अभी मुश्किल है, लेकिन एक वैज्ञानिक के साथ किसानों के हक हुकूक की बात करने वाले राजनेता को भी भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला हुआ तो किसानों के चेहरे खिल उठे। देश के जाने माने किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को सरकार के भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले में कोई सियासत दिख रहा है तो कोई देश के किसानों का सम्मान। चौधरी चरण सिंह ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए यूपी में जमींदारी उन्मूलन कानून लाने के साथ चकबंदी अधिनियम भी लागू कराया। इससे प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। केंद्र की राजनीति में रहते हुए उनका पूरा जोर शहरों के साथ गांवों के विकास पर रहा। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने अपने दौर के हिसाब से देश में किसानों और किसानी को सुधारने की कोशिश की। जो मैसेज था चौधरी साहब का वो बड़ा क्लियर था कि आप यही मत सोचो कि आप अपने खेत में आप बिल्कुल कुशल हैं और इफ़ेक्टिवली आप खेती कर रहे हैं तो उससे आपका उपचार हो पाएगा। नहीं, आपको देश की नीतियां, इंटरनेशनल नीतियां और उन सब का क्या मिला जुला आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 बातों में ही अगर मैं समेटने का प्रयास करूँ तो चौधरी साहब की कंट्रीब्यूशन एक तो सोचने में और एक किसानों को सही सलाह देने में बहुत ही सक्षम रही है। चौधरी चरण सिंह जी को एग्रीकल्चर और किसान दोनों की बहुत अच्छी समझ थी और उन्होंने जितने भी अपने व्याख्यान दिए या पॉलिसीज दी उसमें उसकी रिफ्लेक्शन आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनका ये रहा कि उन्होंने जिस तरह से आज किसान आंदोलन हो रहे हैं या एमएसपी की मैंडेटरी डिमांड की बात की जा रही है, सब्सिडी को बढ़ाने की बात की जा रही है, चौधरी साहब इसके खिलाफ थे। उन्होंने ये कहा कि किसान को आप मार्केट इकोनॉमी से जोड़ो, उसको सरकार के ऊपर डिपेंडेंट मत बनाओ। ये जो फर्क था उसने एग्रीकल्चर सिस्टम को एक नई दिशा दी थी। आज की तारीख में किसानों के खेतों का आकार बहुत छोटा हो चुका है। ज्यादातर किसानों के खेत एक जगह नहीं है। ऐसे में नई सोच के साथ किसानों के खेतों को नए सिरे से चकबंदी की जरूरत है, जिससे कम से कम खेतों में ट्रैक्टर चल सके। साथ ही किसानों को ऐसा रास्ता दिखाने की जरूरत है जिससे वो कम से कम जमीन में अधिक से अधिक पैदावार उगा सकें।
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने से कई युवा वैज्ञानिकों को कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोग की प्रेरणा जरूर मिलेगी। देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी करीब 20% है। इस क्षेत्र में नए नए प्रयोग और रोजगार की बहुत संभावना है, लेकिन जिस तरह से गाहे बगाहे किसान आंदोलन में उतरते रहते हैं और वापस घर को लौट जाते हैं, उसमें सवाल उठता है कि हमारे अन्नदाता आंदोलन के झंडे को क्यों बुलंद करते रहते हैं। आंदोलनकारी किसानों की आवाज कितनी सुनी जाती है। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि देश में ज्यादातर किसान आंदोलन आजादी से पहले हुए, जिन पर महात्मा गांधी की चटक छाप थी। गांधी जी ने जिस ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, उसके केंद्र में ग्रामीण समाज की रीढ़ यानी किसान ही थे। बंगाल में आजादी से ठीक पहले ही एक बड़ा किसान आंदोलन शुरू हुआ। इसमें बटाईदार किसानों को फसल का 2/3 हिस्सा दिलवाने के लिए संघर्ष हुआ, जिसे तेभागा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन से पैदा हुई गर्मी ने वामपंथियों को बंगाल की जमीन पर नया रास्ता दिखा दिया। उसी दौर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने जोतने वाले को जमीन का नारा बुलंद करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास रखा। तो उसी दौर में किसानों का एक बड़ा आंदोलन तेलंगाना में भी चल रहा था, तब की हैदराबाद रियासत की सामंती व्यवस्था के खिलाफ। इसे आधुनिक भारत में किसानों का सबसे बड़ा गुरिल्ला संग्राम माना जा सकता है। वो साल 1946 का था। बंगाल में पट्टे पर खेती करने वाले किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उन्हें अपनी पैदावार का आधा हिस्सा खेत के मालिकों को देना पड़ता था। ऐसे में बंगाल के गरीब किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया। इसे नाम दिया गया तेभागा आंदोलन। आंदोलनकारियों की मांग थी कि जोतदारों को पैदावार का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही दिया जाए, 2/3 हिस्सा बटाईदार अपने पास रखें। देखते ही देखते तेभागा आंदोलन बंगाल के 19 जिलों में फैल गया। गरीब किसानों को एकजुट करने में बंगाल किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य भूमिका में थी। वामपंथियों ने तेभागा आंदोलन से पैदा गर्मी को भुनाने के लिए बंगाल की जमीन पर भूमि सुधार और जोतने वाले का जमीन पर हक जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाना शुरू किया। दूसरी ओर दक्षिण भारत में तेलंगाना के स्थानीय देशमुखों ने पटेल और पटवारियों की मदद से इलाके की ज्यादातर उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लिया। सामंतों को हैदराबाद के निजाम का समर्थन था। तेलंगाना के सामंत यानी देशमुखों ने किसानों और खेतिहर मजदूरों का बेहिसाब शोषण करना शुरू कर दिया। देशमुखों के अत्याचार से त्राहिमाम कर रहे किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया। बाद में आंदोलन से कम्युनिस्ट भी जुट गए और किसानों के साथ मिलकर आंदोलन को आक्रामक बना दिया। कम्युनिस्टों ने जमींदारों की आलीशान हवेलियों पर कब्जा कर लिया और उनकी जमीन संपत्ति गरीब किसानों में बांट दी। किसानों से जमीन का लगान भी नहीं देने का आह्वान करने लगे। तेलंगाना वाला आंदोलन ज़्यादा इफेक्टिव रहा और इसने काफ़ी सारे लेवल पे परिवर्तन किए, जिसमें इवन महिलाओं को लेके और इवन जो जिसको कहना चाहिए कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट के जो तबके थे वहाँ पर, उन तबकों को लेकर भी ये आंदोलन चला गया। आजादी के बाद हैदराबाद में भारतीय फौज के एंट्री के बाद तस्वीर बदलने लगी। सरकार ने पूरी ताकत से कम्युनिस्टों पर शिकंजा कसना शुरू किया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के 50,000 कैडर और समर्थकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हैदराबाद में पुलिस ने कम्युनिस्ट पार्टियों के बड़े नेताओं को पकड़ लिया। हालांकि दक्कन में कम्युनिस्ट आंदोलन का जनक रवि नारायण रेड्डी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। हैदराबाद के मिलिट्री गवर्नर JN चौधरी ने कम्युनिस्टों के खिलाफ एक प्रचार अभियान शुरू किया। गांवों के ऊपर तेलुगु में पर्चे गिराए गए, जिसमें लिखा गया था कि निजाम की निजी जमीन किसानों में बांट दी जाएगी। नाटक कंपनियों के जरिए गांवों तक सरकार का पक्ष लोगों के सामने रखा गया।
सरकार के जवाबी एक्शन ने कम्युनिस्टों की कमर तोड़ दी, लेकिन हैदराबाद रियासत में किसानों ने आंदोलन का जो बिगुल बजाया, उससे आगे चलकर बेगार प्रथा खत्म हुई। खेतिहर किसानों की मजदूरी बढ़ी, किसानों को जमीन पर हक मिला, अर्ध सामंती व्यवस्था का खात्मा हुआ, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की जमीन तैयार हुई। देश में किसानी में सुधार और अधिक पैदावार के लिए आजादी के बाद से ही लगातार कोशिशें जारी रहीं, कहीं भूमि सुधार के तौर पर, कहीं खेतों में सिंचाई के इंतजाम के तौर पर, कहीं किसानों को सरकारी मदद के तौर पर। आजादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना में भी कृषि पर खासा जोर रहा, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। हलधरों के हक हुकूक की बातें सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से उठा रही थीं। किसानों के हक से जुड़े मुद्दे कम्युनिस्ट भी उठा रहे थे और समाजवादी भी। तब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हुआ करता था 2 बैलों की जोड़ी। कांग्रेस ने ग्रामीण भारत और किसानों को केंद्र में रखते हुए 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह लिया था, जिससे देश के सबसे बड़े वर्ग यानी किसानों से खुद को जोड़ा जा सके। किसानों के नाम पर वोट जोड़ने का सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन किसानों की मुश्किलें कम नहीं हुई। बंदूक के दम पर किसानों के हक हुकूक की लड़ाई भी लड़ने का प्रयोग हुआ। तो 1970 के दशक में महाराष्ट्र में शरद जोशी की अगुवाई में आंदोलन हुआ। 1980 में कर्नाटक में रैठा संगठन ने किसानों से जुड़े मुद्दे को उठाया। तो 1978 से 84 तक पंजाब में चले किसान आंदोलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारतीय किसान यूनियन ने पंजाब में गेहूं और धान की ज्यादा खरीद दर, बिजली, डीजल और खाद में सब्सिडी और कर्ज माफी की मांग की। देश की सियासत के मिजाज से अलहदा किसान अपनी पूरी ताकत खेतों में झोंके हुए थे, बगैर किसी फल की चिंता किए कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे थे। देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हुए थे, लेकिन खुद उनकी आर्थिक हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। महाराष्ट्र के किसानों की आवाज को 70 के दशक में बुलंद किया युवा अर्थशास्त्री शरद जोशी ने। शेतकारी संगठन नाम से किसानों की बड़ी छतरी तानी गई। भारत बनाम इंडिया के नाम पर भूमिपुत्रों को एकजुट करने का काम शुरू हुआ। महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की शुरुआत प्याज, सूत और तंबाकू की सही समय पर सही कीमत दिलाने के लिए हुई। उस दौर में महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से सूबे के लाखों किसान सड़कों पर आ गए थे। कर्नाटक राज्य रैयत संघ ने किसानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ा। इस संगठन ने न सिर्फ गन्ना उगाने वाले किसानों के शोषण का विरोध किया, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ भी आंदोलन खड़ा किया। आजादी के बाद तमाम इलाकों में जो किसान संगठन बने और किसानों के कई बड़े बड़े नेता उभरे, समय के साथ वो बदल गए और उनका रंग ढंग, उनका तेवर, उनका मिजाज, वो सब बदल गया। हरित क्रांति की सबसे चटख छाप पंजाब में दिखी। खेती के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव हुआ। आधुनिक खेती से किसानों की लागत बढ़ी। किसानों को लगा कि पैदावार की ज्यादा कीमतें मिलनी चाहिए। ऐसे में 1978 से 84 के बीच यानी 6 वर्षों तक कई बार किसान गेहूं और धान की खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरे। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा था भारतीय किसान यूनियन। पंजाब के किसान गेहूं धान की ज्यादातर खरीद दर, बिजली डीजल पर सब्सिडी, रासायनिक खाद पर सब्सिडी और कर्ज माफी की मांग पर अड़ गए। वो साल 1984 का था, महीना मई का। भारतीय किसान यूनियन ने चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव किया। करीब 30 से 40 हजार किसान राजभवन के बाहर डट गए। किसानों का राजभवन घेराव 1 हफ्ते तक चला। पंजाब में एग्रीकल्चर सिवाय और कोई इंडस्ट्री थी नहीं, तो उनका इस बेस पे आंदोलन शुरू हुआ था कि एग्रीकल्चर शेयर बढ़ाई जाए। इस किसान आंदोलन में खासतौर से जाट और सिख किसान थे। सियासी पार्टियों ने अपनी वोट बैंक के हिसाब से किसानों के समर्थन और विरोध में मोर्चा संभाल रखा था।
उस दौर में पंजाब में खालिस्तान समर्थन उग्रपंथियों की तादाद तेजी से बढ़ रही थी। जरनैल सिंह भिंडरावाले के हौसले बुलंद थे। ऐसे में नए संकट को देखते हुए सरकार ने सेना बुला ली और किसानों का एक बड़ा आंदोलन बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। करीब 38 साल पहले भी दिल्ली में किसानों की धमक सुनाई दी। तब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे राजीव गांधी। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में दिल्ली के बोट क्लब पर देश के कई राज्यों से 5 लाख से ज्यादा किसान जुटे। किसानों की बड़ी मांग थी, गन्ने का समर्थन मूल्य ज्यादा मिले और बिजली पानी फ्री हो। किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कब्जा कर लिया। बोट क्लब किसानों की बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों से भर गया। सरकार के बार बार चेतावनी देने के बाद भी किसान हटने को तैयार नहीं थे। आंदोलन को देखते हुए राजीव सरकार को भारतीय किसान यूनियन की सभी 35 मांगों को मानने का भरोसा देना पड़ा। उसके बाद जाकर आंदोलन कहीं खत्म हुआ। वो साल 1988 का था और महीना अक्टूबर का। दिल्ली के वोट क्लब पर लाखों किसान अपनी बैलगाड़ी और ट्रैक्टर के साथ जमा थे। किसानों की अगुवाई कर रहे थे लंबी चौड़ी कद काठी वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत। हम देखते हैं कि चौधरी टिकैत जी के नेतृत्व में भारत के किसानों का जो आंदोलन खड़ा हुआ वो भारत नहीं पूरी दुनिया में पूरा असर डालता है। धरती का सीना चीर कर अनाज उपजाने में व्यस्त रहने वाला किसान राजधानी दिल्ली में अपनी मांगों के साथ सीना ताने खड़ा था। किसान बिजली, सिंचाई की दरें घटाने और फसल के उचित मूल्य समेत 35 सूत्रीय मांगों के साथ दिल्ली में जमे हुए थे और किसानों की धमक पूरा देश ध्यान से देख रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस गुणा भाग में लगे थे कि किसानों को वापस कैसे लौटाया जाए। किसानों की जिद और अटल इरादों के आगे सरकार की एक नहीं चली। राजीव गांधी सरकार ने जब किसानों की 35 सूत्रीय मांगों को मानने का भरोसा दिया तो किसान वापस अपने घरों और खेतों की ओर लौट गए। 1991 में उदारीकरण के बाद किसानों की चुनौतियां और बढ़ी हैं। खेती के लिए उन्नत बीज, बेहतर खाद और कीटनाशकों के मामले में बड़ी विदेशी कंपनियों का वर्चस्व बढ़ा है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण तेज हुआ, जिसके खिलाफ किसान आंदोलन पर उतर रहे हैं। ज्यादातर किसान आंदोलनों ने एक नई सियासी धारा को जन्म दिया। पश्चिम बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन से ममता बनर्जी सत्ता तक पहुंची। यूपी का भट्टा परसौल हो या फिर उड़ीसा का पॉस्को विरोध आंदोलन, किसानों के हर आंदोलन में सियासत ने अपने लिए संभावनाएं टटोली। सभी सियासी पार्टियों ने अपनी क्षमता और सहूलियत के हिसाब से वोट की फसल काटी, लेकिन किसानों की आर्थिक हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। साल 2020 में मोदी सरकार कृषि में सुधार के लिए 3 संशोधन कानून लेकर आई तो किसान फिर से सड़कों पर आ गए। किसानों के प्रचंड विरोध की वजह से सरकार को तीनों कानून वापस लेना पड़ा। सियासत किसानों के आंदोलन में अपने लिए संभावनाएं तलाशती रहती है। ये भी एक इत्तेफाक है कि गुरुवार को दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आक्रोश दिखा और शुक्रवार को मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि कल तक जिस जयंत चौधरी का अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तय माना जा रहा था, अब आरएलडी का बीजेपी के रथ पर सवार होना तय है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसानों की किस्मत के बंद दरवाजे कब खुलेंगे। देश में मेघालय के किसान हर महीने 29,348 रुपए, पंजाब के किसान 26,701 रुपए, हरियाणा के किसान 22,841 रुपए कमाते। वहीं झारखंड के किसान 4,895 रुपए, उड़ीसा के किसान 5,112 रुपए और बिहार के किसान 7,542 रुपए की कमाई करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आमदनी डबल करने का वादा किया था।
इसे हासिल करने के मकसद से मोदी सरकार कृषि सुधार के लिए 3 कानून लेकर आई, लेकिन किसानों ने इसका प्रचंड विरोध किया। साल भर तक किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे रहे। ऐसे में मोदी सरकार को तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। सरकार अपनी तरफ से देश में किसानी की तस्वीर बदलने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के जुगत में लगी है। समय समय पर किसान आंदोलनों के जरिए अपनी धमक का एहसास तो कराते रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि किसान देश में एक बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं बन पाए। राजनीतिक दलों ने उन्हें सरकारी योजनाओं के लॉलीपॉप से वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अगर वाकई ही हम चाहते हैं कि किसान को उसमें पॉलिटिकल एक नैरेटिव में या पॉलिटिकल जो एक उनकी एक पोजीशनिंग है वो अगर हो पाए, तो मुझे तभी हो पाएगी कि अगर हम 2 काम करने हैं। एक तो किसान को समझना है कि भाई मैं किसानी के ऊपर वोट करूंगा और मुझे किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से या जात पात से कोई मतलब नहीं है। एक बात तो ये है जहां पर किसानों की बहुत बड़ी गलती रही है ओवर द ईयर्स। और दूसरी बात यह है कि भाई क्या कारण है कि हम 50% पॉपुलेशन के लिए 50% बजट आवंटित नहीं कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल 50% पॉपुलेशन के ऊपर अगर आप सिर्फ 1.25 लाख करोड़ रुपए ही खर्चते हैं, तो जैसा मैंने पहले कहा, यू कांट एक्सपेक्ट ए मिरेकल विदाउट इन्वेस्टमेंट्स, राइट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। भारत में कृषि के मिजाज और अर्थव्यवस्था की नब्ज टटोलने वाले जानकारों का मानना है कि हमारी खेती और किसानों के नजरिए में बड़े बदलाव की जरूरत है। ये किसानों की ताकत थी कि पीएम मोदी को संसद में पास कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। इतिहास गवाह रहा है कि कई बार किसानों के आगे सरकारों को झुकना पड़ा है, लेकिन हमारे देश की सियासत का एक बड़ा सच ये भी है कि किसान कभी किसी एक पार्टी का वोट बैंक नहीं रहा है। वो बहुत हद तक अपने आंदोलनकारी नेताओं से भी प्रभावित नहीं हुआ है। आज की तारीख में किसानों की पार्टी माने जाने वाली आरएलडी के लिए बिना गठबंधन वजूद बचाए रखना भी मुश्किल हो गया है। हाल के वर्षों में किसान आंदोलनों में बड़ा चेहरा रहे राकेश टिकैत चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन संसद या विधानसभा पहुंचने में कामयाब नहीं रहे हैं। बहुत हद तक संभव है किसान फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर रुख करें, दिल्ली बॉर्डर पर अनशन और आंदोलन पर बैठ जाएं। राजनीतिक दलों के बड़े नेता खुद को किसानों का सबसे बड़ा खैरख्वाह बताने की कोशिश करते दिखे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या किसानों की किस्मत के बंद दरवाजे खोलने और खेती को फायदा का सौदा बनाने की ईमानदार कोशिश होगी? महेंद्र सिंह टिकैत कहा करते थे कि अगर किसी से 16 आना मांगो और वो 4 आना भी दे तो उसे रख लेना चाहिए। संभवतः यह एक सामान्य भारतीय किसान की सोच से मिलती जुलती बात हो। देश का धैर्यवान किसान थोड़े में संतुष्ट हो जाता है। किसान और किसानी की हालत ठीक करने के लिए सड़कों पर आंदोलन से कहीं ज्यादा खेतों में क्रांति की जरूरत है, जिसमें चौधरी चरण सिंह जैसी क्रांतिकारी सोच भी चाहिए और MS स्वामीनाथन जैसा वैज्ञानिक नजरिया भी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।